यह कहानी है धर्म, मर्यादा और विजय की। यह यात्रा है सत्य और भक्ति की। जब अधर्म के अंत और धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री राम ने किया अयोध्या से लंका तक का अद्भुत सफर। वनवास की कठिनाइयां, माता सीता की खोज, समुद्र पर राम सेतु का निर्माण और फिर रावण पर धर्म की विजय। हम आपको ले चलेंगे इस पवित्र यात्रा पर, जहां हर स्थान के पीछे छुपी है एक अद्भुत कहानी और दिव्य आस्था। तो जुड़िए हमारे साथ इस ऐतिहासिक यात्रा में, अयोध्या से लंका तक श्री राम जी के पद चिन्हों पर। नमस्कार दोस्तों, तो गाइस स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए ब्लॉग में। तो गाइस जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि मैं अभी अयोध्या से लेकर श्रीलंका के सफर पर निकला हुआ हूं, जिसकी हमारी शुरुआत हुई थी अयोध्या में श्री राम जी के दर्शन करके। तो गाइस अभी तक आप लोगों ने मेरा अयोध्या वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर अयोध्या का ब्लॉग देख सकते हैं। तो गाइस अपने सफर में मैं आपको लेकर चलूंगा उन सभी स्थानों से होकर जहां से होते हुए प्रभु श्री राम जी अयोध्या से लेकर लंका तक गए थे। तो गाइस प्रभु श्री राम जी जब अयोध्या से वनवास के लिए निकले थे तो वो सबसे पहले प्रयागराज आए थे और प्रयागराज में स्थित ऋषि भारद्वाज जी के आश्रम में उन्होंने कुछ दिन विश्राम किया था। तो गाइस आज के इस व्लॉग में मैं आपको प्रयागराज की वो सभी जगह दिखाऊंगा जो कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम जी से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए अपने सफर को शुरू करते हैं। तो गाइस अभी मैं पहुंच गया हूं प्रयागराज के त्रिवेणी संगम, जहां पर महाकुंभ लगा हुआ है। और गाइस कल शाम को मैं यहां पर आया था और काफी कम भीड़ थी कल शाम को, और जब मैं सुबह यहां पर आया तो ऐसा लगा कि पूरा भारत यहां पर उमड़ा हुआ है। तो गाइस काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है यहाँ पर महाकुंभ में नहाने के लिए, और आज महाकुंभ का शाही स्नान है तो और भी ज्यादा भीड़ है। तो गाइस चलिए मैं आपको चलकर यहाँ का त्रिवेणी संगम का घाट दिखाता हूँ और उसके बाद इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। तो गैस अभी मैं पहुंच गया हूँ त्रिवेणी संगम पर, और गैस आज यहाँ पर महाकुंभ का आखिरी स्नान है और इसलिए आप लोग देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है और सभी लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए। और गैस यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए। तो गैस चलिए हम लोग भी महाकुंभ में स्नान करते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर सुबह 5 बजे ही पहुंच गया था। मुझे लगा था कि मैं 5 बजे जाकर सबसे पहले यहाँ पर स्नान कर लूंगा क्योंकि ज्यादा भीड़ तो भी नहीं रहेगी इतनी सुबह। पर यहाँ पर सुबह 4 बजे से स्नान चालू हो चुका था और 5 बजे यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। मुझे काफी मशक्कत करनी पड़ी यहाँ पर स्नान करने के लिए। और गाइस क्योंकि मैं अकेला घूम रहा हूँ तो सामान रखने की भी काफी दिक्कत रहती है। तो आप लोग अगर महाकुंभ आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ आप लोग प्लान कर सकते हैं और यहाँ काफी मजा आने वाला है। तो गाइस चलिए मैं आपको यहाँ की और भी बहुत सारी चीजें दिखाता हूँ महाकुंभ की, उसके बाद इस सफर को और आगे बढ़ाएंगे। तो गाइस ये कंदमूल फल है जो भैया बेच रहे हैं। बेसिकली जो श्री राम जी वनवास में थे तो वो इसी फल को खाते थे। कैसे दिया भैया? देना 20 रुपए के देना। तो गाइस अभी मैं खा रहा हूँ कंदमूल फल। बेसिकली जब श्री राम जी वनवास में रहते थे जंगलों में तो वो इसी फल को खाया करते थे। तो गाइस यहाँ पर भैया ने मेरे को इस फल के 20 रुपए में 5 पीस दिए हैं और ये काफी हल्का फल होता है, मतलब एनर्जी काफी रहती है इसमें, पर ज्यादा भारी नहीं रहता, आपका ज्यादा पेट नहीं भरेगा इससे। तो गाइस महाकुंभ में इस तरीके के प्राथमिक उपचार केंद्र भी बने हुए हैं, फर्स्ट एड सेंटर, जिससे अगर आपको कोई दिक्कत होती है कुंभ में तो यहाँ पर आप लोग अंदर डॉक्टर वगैरह बैठे हुए उनको दिखा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। यहाँ पर पुलिस और आर्मी की टुकड़ियां यहाँ पर लगाई जा चुकी हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पूरी फोर्स यहाँ का मुआयना करते हुए महाकुंभ का। तो गाइस किसी भी तरीके का यहाँ पर कोई डर नहीं है, आप लोग बहुत आराम से यहाँ पर आ सकते हैं और महाकुंभ के दर्शन कर सकते हैं। तो गाइस महाकुंभ घूमते घूमते मुझे लग चुकी है जोरदार भूख, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे से उठा हुआ हूँ और अभी बज चुके हैं 11। और यहीं पर पास में मेरे को एक रेस्टोरेंट दिखाई दिया जहाँ से काफी तेज पूरी सब्जी की खुशबू आ रही थी। तो चलिए चलकर यहाँ पर नाश्ता करते हैं कुछ और उसके बाद अपने सफर को आगे बढ़ाएंगे। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं पूरा भंडारा टाइप का यहाँ पर चल रहा है। अब भैया ब्रेड पकौड़े सेकते हुए यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर गर्मा गर्म पूड़ियाँ सेकती हुई देख सकते हैं यहाँ पर।
तो गाइस 100 रुपये की प्लेट में मेरे को यहाँ पर मिले हैं पूड़ी, सब्जी, कढ़ी और चावल। ये मेरी प्लेट लग चुकी है अभी। तो गाइस अभी मैं पहुंच गया हूं प्रयागराज के फेमस लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर का दर्शन करने के लिए। तो गाइस ये मंदिर जो है त्रिवेणी संगम से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे लेफ्ट साइड में आप लोग देखेंगे त्रिवेणी संगम का रास्ता जा रहा है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर ये मंदिर स्थित है। और गाइस ऐसा बोला जाता है कि महाकुंभ में स्नान का पुण्य आपको तब तक नहीं मिलता जब तक आप यहाँ आकर मंदिर में हनुमान जी के दर्शन नहीं करते। तो चलिए हम लोग भी इस मंदिर में चल के दर्शन करते हैं और इस मंदिर के बारे में जानते हैं। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन ये लगी हुई है हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। और आप भी जब भी यहाँ पर आ रहे हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए कम से कम 1 से 2 घंटे का समय निकाल कर आएँ, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 2 घंटे आपको लगेंगे हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि लंका पर जीत के बाद हनुमान जी जब लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें थकान महसूस हुई। इसके बाद सीता माता के कहने पर उन्होंने संगम के तट पर विश्राम किया, जिससे यहाँ लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर बना। इस अनोखे मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी नहीं बल्कि लेटी हुई है। ये विचित्र प्रतिमा दक्षिणाभिमुखी है और 20 फीट लंबी है, जो धरती से लगभग 6 से 7 फीट नीचे स्थित है। तो गाइस हनुमान जी के पावन दर्शन करके अभी मैं मंदिर से बाहर आ चुका हूँ। और गाइस अंदर काफी ज्यादा भीड़ थी, तब भी आप महाकुंभ में आ रहे हो हनुमान जी के दर्शन करने जा रहे हैं, कम से कम 2-3 घंटे का टाइम निकाल के जाइए, क्योंकि बाहर भी काफी भीड़ रहती है, उसके बाद अंदर और भी ज्यादा भीड़ रहती है। इसलिए बार बार पुलिस वाले गेट को बंद करते रहते हैं, जिससे मंदिर के अंदर ज्यादा भीड़ नहीं हो। तो गाइस हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ प्रयागराज के ऋषि भारद्वाज जी के आश्रम देखने के लिए, जहाँ पर श्री राम जी ने कुछ दिन बिताए थे। तो चलिए ऋषि भारद्वाज जी के आश्रम चलते हैं। तो गाइस ये पूरी लाइन जो है ना मंदिर के लिए लगी हुई है, हनुमान मंदिर के लिए, और लगभग 2 किलोमीटर लंबी लाइन है ये। अंत नहीं है इस लाइन का कोई अंत नहीं है। देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है हनुमान जी के मंदिर के लिए। तो गाइस अगर आप लोग महाकुंभ आ रहे हैं नहाने के लिए, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको पैदल काफ़ी चलना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो लगभग बंद है, क्योंकि मोस्टली जगह जो मोस्टली रोड्स है ना वो पुलिस ने यहाँ पर ब्लॉक की हुई हैं, जिसकी वजह से जो ऑटो रिक्शा है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पर मोस्टली आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। मैं खुद सुबह से 8 से 10 किलोमीटर पैदल चल चुका हूँ और अभी मैं यहाँ पर ये CMP कॉलेज के चौक पर खड़ा हुआ हूँ। बेसिकली ये एक CMP चौक है और यहाँ से मेरे को जाना है ऋषि भारद्वाज जी के आश्रम, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑटो रिक्शा मेरे को नहीं मिल रहा है। तो चलिए कोई ऑटो रिक्शा ढूंढते हैं, अदरवाइज हमको फिर पैदल ही चलना पड़ेगा, जो कि यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। दशरथ के नंदन राम ललाट पे शोभित चंदन। तो गाइस फाइनली अभी मैं पहुंच चुका हूं महर्षि भारद्वाज जी का आश्रम देखने के लिए। तो गाइस ये जो आश्रम है ये प्रयागराज के CMP चौक से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और गाइस जब भगवान श्री राम जी अयोध्या से प्रयागराज आए थे तो सबसे पहले वो इसी आश्रम में आए थे और यहाँ पर महर्षि भारद्वाज जी के साथ वो कुछ दिन रुके थे, और उसके बाद महर्षि भारद्वाज जी का आशीर्वाद लेकर वो यहाँ से निकले थे चित्रकूट के लिए। तो चलिए चलकर हम लोग ये आश्रम देखते हैं और इसके बारे में जानते हैं। ऋषि भारद्वाज जी का आश्रम प्रयागराज का एक महत्वपूर्ण मंदिर है। महर्षि भारद्वाज ज्ञान विज्ञान, वेद पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद और विमान शास्त्र के जानकार आचार्य थे। उनका गुरुकुल विद्या और शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वन जाते हुए भारद्वाज जी के आश्रम में आए थे। भारद्वाज मुनि ने राम का बड़े प्रेम से स्वागत किया था और उन्हें चित्रकूट जाने का मार्ग बताया था। श्री राम जी को चित्रकूट से वापस बुलाने के लिए भरत भी प्रयागराज आए थे और उन्होंने ऋषि भारद्वाज जी के दर्शन किए थे। ऋषि ने अपने आश्रम के शांत वातावरण में भरत और उनके आए अतिथियों का स्वागत किया था। इस आश्रम में भारद्वाज ऋषि ने एक शिवलिंग को स्थापित किया था। यह शिव विग्रह आज भी पूजा जाता है। इन्हें भारद्वाजेश्वर शिव कहा जाता है। तो गाइस इस मंदिर के अंदर ऋषि अत्रि जी और सती अनुसुईया माता की भी मूर्तियां लगी हुई हैं, जिनके आप लोग दर्शन और पूजा कर सकते हैं। और गाइस इसके अंदर ही आप लोग जाएंगे ना, नीचे यहाँ पर एक छोटी सी गुफा बनी हुई है। इसका रास्ता बड़ा कठिन है क्योंकि सीढ़ियाँ काफी एकदम खड़ी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। और गाइस जैसे आप लोग इसके अंदर जाएंगे, इस
गुफा के अंदर आपको काफी सारे ऋषि मुनियों की यहाँ पर मूर्तियां देखने को मिलेंगी। साथ ही प्रभु श्री राम जी माता सीता की चरण पादुका भी यहाँ पर बनाई हुई हैं। और गाइस इसमें आप लोग सभी ऋषि मुनियों के दर्शन कर सकते हैं। तो गाइस इस आश्रम में जितने भी मंदिर हैं उन सभी मंदिरों का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अभी जो यहाँ पर पुराना आर्किटेक्चर था, पुराने मंदिर थे, उनकी मूर्तियों को हटाकर नए मंदिरों में ऐसे ही रख दिया गया है। उनकी प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा वगैरह नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पर अभी काम चल रहा है। पूरे तरीके से इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, मंदिर को नए तरीके से बनाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा वगैरह की जाएगी। तो आशा करते हैं कि जल्दी से इस आश्रम का पूर्ण रूप हमको देखने को मिलेगा। और आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं अभी पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है मंदिर। और यहाँ भी आप लोग देखेंगे कि मूर्तियाँ वगैरह नहीं है गाइस। और यहाँ पर पीछे बेसिकली यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये पूरा हवन कुंड की जगह बनाई जा रही है। ये यहाँ पर हवन कुंड बनेगा और गाइस इन सभी के अंदर मंदिर बनाए जाएंगे। और जो भी मूर्तियाँ अभी मैंने आपको दिखाया था, एक बड़े मंदिर में छोटी छोटी मूर्तियाँ, पुरानी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, वो सब यहाँ पर उन सब मूर्तियों की यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो गाइस जैसे आप लोग इस मंदिर को देखेंगे, इसका जो आर्किटेक्चर है ना, इसको पूरी तरीके से नया कर दिया गया है। पर जो इसके अंदर भोले बाबा जी का शिवलिंग है वो अभी पुराना ही लगाया गया और बेसिकली पुराना ही रहेगा क्योंकि हिंदू मान्यताओं में जितना पुराना मंदिर होता है उतनी ज़्यादा उसकी मान्यता रहती है। तो गाइस महर्षि भारद्वाज जी का आश्रम अभी हम लोगों ने देख लिया है और काफ़ी अच्छी फीलिंग आई यहाँ पर आने के बाद क्योंकि यही वो जगह है जहाँ कभी श्री राम जी आए थे। तो गाइस महर्षि भारद्वाज जी का आश्रम देखने के बाद अभी हमारा जो नेक्स्ट पड़ाव है वो है चंद्रशेखर आज़ाद जी का पार्क देखने जाना है हमको। पर गाइस हमको यहाँ पर पता चला है कि इस आश्रम के बराबर से है ना महर्षि भारद्वाज जी का एक पार्क बनाया गया है। तो चलिए पहले चलकर हम लोग महर्षि भारद्वाज जी का पार्क देखते हैं, उसके बाद हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद जी का पार्क देखने के लिए चलेंगे। तो गाइस महर्षि भारद्वाज जी का आश्रम देखने के बाद अभी मैं पहुंच गया हूं महर्षि भारद्वाज जी का पार्क देखने के लिए। और गाइस मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं महर्षि भारद्वाज जी की एक विशालकाय मूर्ति बनी हुई है और इस मूर्ति के पीछे ही महाराज जी का पार्क बना हुआ है। तो चलिए हम लोग चलकर वो पार्क देखते हैं। कौशल्या दशरथ के नंदन राम ललाट पे शोभित चंदन रघुपति। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं महर्षि भारद्वाज जी की तस्वीरें वगैरह कुछ लगाई गई हैं। यहाँ पर ये इंद्रदेव दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो गाइस कुछ हिस्ट्री यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है और महर्षि भारद्वाज जी के बारे में बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है पेंटिंग्स द्वारा। तो गाइस इस आश्रम में है ना ज़्यादा कुछ ऐसा देखने के लिए नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है। सिर्फ आप अपनी महाकुंभ की थकान मिटा सकते हैं यहाँ पर आकर। थोड़ी देर आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर सिर्फ कुछ फाउंटेन्स हैं और एक राशि चक्र बना हुआ है और देखने के लिए इसके अलावा और कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ नहीं है यहाँ पर सिवाय ग्रीनरी के। यहाँ पर आपको शांति का अनुभव ज़रूर होगा। और अगर आप लोग सोच रहे हैं, ये सोचकर आ रहे हैं कि कुछ स्पेशल देखने को मिलेगा, महर्षि भारद्वाज जी के बारे में जानने को मिलेगा, तो वैसा यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला है। पर यहाँ पर आप आकर थोड़ा सा जप वगैरह कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद जी का पार्क देखने के लिए। तो गाइस अभी मैं पहुँच चुका हूँ अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का पार्क देखने के लिए। तो गाइस यही वो पार्क है जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमारी आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। तो गाइस चलिए हम लोग चलकर ये पार्क देखते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद जी को नमन करते हैं। तो गाइस इस पार्क की जो टाइमिंग है वो आजकल हो गई है सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। तो गाइस ये पार्क जो है अभी रात को 9 बजे तक भी खुलता है। अगर आप लोग कुंभ घूमने आ रहे हैं तो ये पार्क ज़रूर देखने आइए। और गाइस यहाँ पर इसका एक टिकट घर है जहाँ से आप लोग टिकट ले सकते हैं और इस टिकट का प्राइस सिर्फ 5 रुपये है। 5 रुपये में आप लोग ये पार्क देख सकते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद जी को याद कर सकते हैं। तो गाइस चलिए हम लोग चलकर ये पार्क देखते हैं। काकोरी कांड के बाद जब चंद्रशेखर 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे अपने मित्र सुखदेव राय से मंत्रणा कर रहे थे, तभी उन्हें घेर लिया गया। एक गद्दार देशद्रोही की गुप्त सूचना पर सीआईडी का एसएसपी अपनी जीप से वहां आ पहुंचा। उसके पीछे पीछे भारी संख्या में कन्नलगंज थाने से पुलिस भी आ गई।
चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथियों को तुरंत ही वहां से निकल जाने को कहा। दोनों ओर से भयंकर गोलीबारी हुई। जब आजाद के पास सिर्फ एक गोली रह गई तो उन्होंने अपने को आजीवन आजाद रखने की कसम को निभाते हुए आखिरी गोली अपनी कनपट्टी पर मार ली और शहीद हो गए। यह घटना हमेशा के लिए भारतीय इतिहास में दर्ज हो गई। तो गाइस अभी मैं जिस जगह पर बैठा हुआ हूँ, ये पीछे आप लोग जो पेड़ दिखाई दे रहा है, ये वही पेड़ है। कभी इसी पेड़ के पास चंद्रशेखर आज़ाद जी और सुखदेव जी यहाँ पर बैठे हुए थे। और जैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद जी ने देखा कि कुछ पुलिस वाले इस पार्क के अंदर घुस आए और उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने सुखदेव को यहाँ से भगा दिया था और अकेले ब्रिटिश पुलिस का सामना किया। और जब ब्रिटिश पुलिस ने चंद्रशेखर आज़ाद जी को बोला कि तुम सरेंडर कर दो वरना आप मारे जाओगे, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बोला मैं आज़ाद हूँ और हमेशा आज़ाद ही रहूँगा। तो गाइस ब्रिटिश पुलिस ने फिर चंद्रशेखर आज़ाद जी पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। जवाब में चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी माउजर से, जो उनकी माउजर में 6 गोलियां थी, उनमें से 5 गोलियों में से 5 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया और जो 6ठी गोली बची हुई थी उससे उन्होंने अपनी जान ले ली। तो गाइस मैं चंद्रशेखर आज़ाद जी को नमन करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। तो गाइस आज इस पार्क में आकर मेरा एक बहुत पुराना सपना पूरा हुआ है। जब से मैंने भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, भारत के इतिहास को पढ़ना शुरू किया है, तब से मैं सोचता था कि एक दिन इस वाले पार्क में ज़रूर जाऊंगा और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसको मैं फील करूँगा कि यहाँ पर आकर कैसा फील आता है। और गाइस जब भी आप लोग आएंगे आपके अंदर से अपने आप निकलेगा वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। तो गाइस इसी के साथ चंद्रशेखर आज़ाद जी को नमन करने के बाद हमारा ये जो आज का व्लॉग था, प्रयागराज का व्लॉग, यहाँ पर ख़त्म होता है। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी चित्रकूट में, क्योंकि भगवान श्री राम जी प्रयागराज से गए थे सीधे चित्रकूट। तो हम लोग भी आज रात की ट्रेन पकड़ कर निकलेंगे चित्रकूट और अगले व्लॉग में आपसे मिलेंगे चित्रकूट में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।